नमो नमो प्रणाम। चलिए अब आगे के नियम जो है संधि के नियम, उस संधि के नियम में अब देखेंगे कि सौ के र के पहले अ हो और उसके बाद भी अगर अ आता हो तो फिर र का उ होता है। यानी सौ के र अर्थात सौ का र का मतलब है वह र जो है वह सौ से आया हुआ होना चाहिए। ये सौ के र है तो सौ के र के पहले क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए, बाकी कोई शर नहीं, अ होना चाहिए। यानी ये फ्रॉम इस तरह से बन सकता है हमारे कि यहां पर मैं लिखता हूं कि अ प्लस र प्लस अ, तो अ प्लस र, ये र जो है ये कहां से आना होना चाहिए? ये र सौ का र होना चाहिए। और उसके पहले यानी र के पहले भी देखिए क्या है, तो र के पहले यहां पर अ है और उसके बाद यहां पर र के बाद भी अ अगर आता हूं तब ये र का उ होता है। ये र जो है वो र चेंज होकर, तो यहां पर अब हम यहां पर नियम देखेंगे कि सौ के र के पहले अ हो और उसके बाद भी अ आता हो तो र का उ होता है। तो यहां पर उदाहरण आदि स्वरूप में देखेंगे सौ के र के पहले अ हो, जैसे राम, यानी र अर्थात विसर्ग, अर्थात तो विसर्ग अर्थात ही र, क्योंकि विसर्ग किसका हुआ है? र का हुआ है, र का ही विसर्ग हुआ है। यानी विसर्ग से पहले अ है कि नहीं? विसर्ग का मतलब र समझ जाना चाहिए। तो विसर्ग के पहले अ है कि नहीं? तो राम, म में अ है और उसके बाद आता है अपी, तो क्या आता है? राम प्लस अपी, तो ये र का उ हो जाएगा। यानी ये विसर्ग जो है वो उ होगा। पर अभी अभी इसके पहले वाला नियम में हम लोग देख चुके हैं, अ वर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर क्या होता है? ओ होता है। इसलिए संधि क्या होगी? रामो अपि। इसके बाद भी और एक संधि है, वह अलग नियम में देखेंगे। उसी प्रकार यानी सौ के र के पहले अ हो, उसके बाद क्या आए? अ आए, तो फिर ये र का उ होता है, यानी विसर्ग का उ हो जाएगा। और जब उ होगा तब क्या आ जाएगा फिर? तो अ प्लस उ, ये दोनों मिलकर क्या होता है? तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। इसलिए यहां पर संधि क्या हुई? रामो। ये रामो हो गया है क्योंकि ये विसर्ग था, विसर्ग का उ हो चुका है। यानी और उसके पहले रामो में अ है तो अ और उ दोनों मिलकर ओ हो गया, यानी रामो। इसीलिए रामो रामो अपि। यह भी संपूर्ण संधि नहीं है, इसके भी आगे और एक संधि है, वो दूसरा नियम है, इसलिए यहां पर नहीं दिखाया गया। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, बालः अर्चति, तो बालः विसर्ग से पहले अ है, उसके बाद अर्चति अ आया है, तो र का उ और अ और उ दोनों मिलकर ओ, यानी हो गया बालो अर्चति। सह अहम, हम इससे पहले एक बार बात कर चुके थे कि शस का विसर्ग जो है, सह का विसर्ग व्यंजन, उसके बाद अगर व्यंजन आता हो तो फिर विसर्ग का लोप हो जाता है, स्वर आता है तो लोप नहीं होता है। अब देखिए यहां पर अ आया है तो फिर क्या होगा? वही नियम, सौ के र के पहले अ है, उसके बाद अ आया है तो र का उ, अ और उ दोनों मिलकर ओ, इसलिए सह अहम क्या हो जाएगा? सो और अहम, सो। उसके बाद कि नमः प्लस अस्तु, नमः प्लस अस्तु, ये नमस जो है नमर और नमः यहां पर हुआ है, यानी ये सौ का र है और उसके पहले अ है, उसके बाद अस्तु आया है, तो नमो अस्तु। उसी प्रकार रतिलालः अटति, तो रतिलालः अटति अर्थात रतिलालो
अ का उ होगा, यानी रति लालो अटति। उसी प्रकार धन्य प्लस अहम, तो धन्योहम, धन्यो अहम। मोदकः प्लस अस्ति, मोदको अस्ति। इसी प्रकार कुछ उदाहरण यहां पर आप लोग को करना है। अब दूसरा नियम, यहां पर दूसरा नियम यह है कि पद के अंत में ए या ओ हो और उसके बाद भी अगर अ आता हो तो अ का लोप हुआ है, ये निर्देश करने के लिए अवग्रह चिन्ह लगाया जाता है। अब देखिए क्या आगे वाला जितने भी देखे थे वहां पर यहां तक संधि हम लोग देख चुके थे, रामो अपि, बालो अर्चति, ये सब देख चुके हैं। देखिए रामो पद के अंत में ओ आया है, आया है। उसके बाद अ आया है कि नहीं, अपि का तो अ आया है, तो अ का लोप हुआ है, वो दिखाने के लिए ये चिन्ह जो है इसे अवग्रह चिन्ह बोला जाता है। तो ये अवग्रह चिन्ह लगेगा, तो इसकी संधि क्या होगी, रामो अपि है, ओ के बाद अ आया है, यानी रामोपि। ये संधि अव्यवस्थित संधि हुई, ये सही संधि है। उसी प्रकार बालो अर्चति है, तो बालो अर्चति अब क्या हो जाएगा, अ का लोप होगा, यानी बालोर्चति। उसके बाद हम लोग देखे थे सो अहम था, तो इसमें अ का लोप हो जाएगा, यानी सोहम। उसके बाद नमो प्लस अस्तु था, यानी नमो और अस्तु हो चुका था, ओ के बाद अ आया है, यानी नमोस्तु। रति लालो अटति, तो रति लालो टति। धन्यो अहम, तो धन्यो हम। उसके बाद मोदको अस्ति, तो मोदकोस्ति। तो इस प्रकार अगर देखा जाए कि पद के अंत में ओ का यहां पर नियम देखे, आगे जाकर इसी प्रकार अगर पद के अंत में ए आए और उसके बाद भी अगर अ आता हो तब भी अवग्रह चिन्ह लगेगा। और वो जब ए वाला उदाहरण जब आएगा तब आगे जाकर हम लोग देखेंगे। अभी सारे के सारे उदाहरण ओ वाला देखें। उसी प्रकार उदाहरण आप लोग को ढूंढकर यहां पर आगे का लिखना है। अब तीसरा नियम, उसके बाद वाला नियम यहां पर है कि सौ के र के पहले अ हो और उसके बाद घोषवान व्यंजन आता हो तब भी र का उ होता है। ये नियम जो बताया गया था, यानी अ प्लस र प्लस घोषवान, इसका फॉर्म क्या होगा, तो इसका फॉर्म यही होगा अ प्लस र प्लस क्या होगा यहां पर घोषवान। ये घोषवान अगर आए तब क्या होता है, तब भी र का उ हो जाता है। ऐसे उदाहरण देखेंगे और फिर अ और उ दोनों मिलकर ओ हो जाएगा, वो तो पहले भी देख चुके हैं। तो वहीं यहां पर उदाहरण देखेंगे अ प्लस र प्लस घोषवान के में सौ के र के पहले अ हूं और उसके बाद घोषवान व्यंजन आता, जैसे यशः गानम, तो यशः सौ के र के पूर्व में अ है, उसके बाद गानम ग आया है, तो ग क्या है, घोषवान व्यंजन है कि नहीं, है घोषवान व्यंजन। तो ग आया है तो फिर क्या होगा यशो गानम, क्योंकि र का उ का ओ, यशो गानम। उसी प्रकार बालः गच्छति, यानी बालो गच्छति। साधकः जपति, तो क्या हो जाएगा साधको जपति। उसी प्रकार आगे रामः घोषयति, तो फिर यहां पर क्या होगा रामो घोषयति। उसी प्रकार उदाहरण नमः और नमः, तो नमः देखिए सौ के र के पूर्व में अ है, उसके बाद घोषवान, नौ घोषवान है कि नहीं, तो नौ घोषवान है, तो फिर क्या हो जाएगा नमो नमः, नमो नमः। भक्तः भजते, क्या होगा भक्तो भजते। उसी प्रकार मेघः वर्षति, क्या होगा मेघो वर्षति। उसी प्रकार चोरः हरति, तो क्या हो जाएगा चोरो हरति। उसी प्रकार अद्यः अधः मूखम, तो क्या होगा अधो मूखम। इसी प्रकार बाकी का उदाहरण यहां पर लिखने के लिए जगह जगह दिया गया है और बाकी का उदाहरण यहां पर लिखना है।
अब यहां पर सौ के रौ के पहले अ वाला देखें। अब बताया गया है कि अगर पदांत र हो तो फिर क्या करना है। अगर पद के अंत में र हो तब हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए नियम यहां पर है कि पदांत र के बाद अगर तालेबश आए या तो फिर मूर्धन्य आए या तो फिर दंत सम आए तो वहां पर तालेबश मूर्धन्य दंत स विकल्प होता है। किसका? र का। र कहां होना चाहिए? पद के अंत में, यानी पदांत र के बाद पद के अंत में रहे र के बाद तालेबश आए तो र का तालेबश हो जाएगा। पदांत र के बाद अगर मूर्धन्य आए तो वहां पर र का मूर्धन्य होगा। पदांत र के बाद अगर दंत स आए तो र का फिर एक बार दंत स हो जाएगा। यानी पदांत र के बाद तालेबशन मूर्धन्य दंत स वो विकल्प से होता है। विकल्प का मतलब होता है अगर करना हो तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना हो तो देखिए तालेबश मूर्धन्य स दंत स तीनों तीन अघोष है, तो फिर वहां पर अघोष वाला नियम लगाएंगे कि पदांत र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन आता हो तो र का विसर्ग होता है। तब वहां पर एक प्रश्न एक बार हम लोग पूछे थे, या तो प्रश्न वहां पर उपस्थित हुआ था कि विराम वाला तो समझ गए कि विसर्ग वहां पर करते हैं, लेकिन अघोष वाला, तो अघोष वाला इस नियम से कि पदांत र के बाद विराम था अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग होता है। तो तीनों स अघोष है। अगर र का तालबश मूर्धन्य स दंत स नहीं करना है तो उस समय विसर्ग करना है। चलिए उसका कुछ उदाहरण यहां पर देख लेते हैं। जैसे बालह, तो विसर्ग का मतलब क्या बोला? तो विसर्ग का मतलब बोला गया है कि र, और ये विसर्ग कहाँ है? पद के अंत में, अर्थात पद के अंत में यहां पर र आया है और र के बाद तालबश शोचती, बालह सोचती, तो फिर ये विसर्ग का एक बार तालबश होगा विकल्प से। अगर तालबश करें तब क्या हो जाएगा? बालश शोचती। अगर नहीं करे तो फिर बालह सोचती, र का विसर्ग ही हो जाएगा वो विकल्प से। उसी प्रकार बाकी का चार जो किया था तीन, वो उदाहरण सोच लेना। अब पदांत र के बाद मूर्धन्य आए तो मूर्धन्य आए जैसे मयूरः शकार, तब फिर इसमें विसर्ग का फिर से एक बार कर सकते हैं मयूरः शकारः या तो फिर मयूरः शकार। पदांत र के बाद दंत स आए तो उसका यहां पर देखेंगे जनः स्पृशति, तब पदांत र है, उसके बाद तालबश है, यहां दंत स है, तो फिर क्या होगा? जनः स्पृशति। क्या हो जाएगा यहां पर? जनः स्पृशति। याद तो फिर विकल्प से नहीं करना हो तो जनः स्पृशति। यानी नियम क्या है कि पदांत र के बाद ये र जो है वो पद के अंत पे होना चाहिए। यहां विसर्ग का मतलब र ही है, कारण ये विसर्ग कहां से आया है? र से आया है। अतः यहां पर विसर्ग का मतलब र समझना है। यानी पदांत र के बाद तालबश आए तो फिर र के स्थान पर तालबश किए, जैसे कि बालस सोचती। अगर मूर्धन्य आए तो वहां पर मूर्धन्य किए, मयूरः शकार था मयूरश शकार। अगर दंत स आए तो फिर दंत स करना है, जानस स्पृशति यहां पर जो है, क्योंकि वहां पर दंत स आया था। यानी पदांत र के बाद तालबश मूर्धन्य स दंत स आए तो उसका विकल्प से तालबश मूर्धन्य स दंत स होता है।